हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सेलेंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर C10 जिसका नाम है टेस्टिंग मेजर्स एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन। इसमें हमने पहले यूनिट 1, 2 और 3 इसकी वीडियोस पहले ही अपलोडेड कर दी गई है। अब यूनिट 4 हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिकल कॉन्सेप्ट्स इन टेस्टिंग। तो इसमें हम वन बाय वन क्वेश्चंस पढ़ते हुए जाएंगे और ये सारे जो टॉपिक्स है हमने प्रीवियस ईयर को देखते हुए मतलब किए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा कि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैं मैराथन वगैरह भी लेकर आऊं, तो थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए ना हम एज अ लास्ट मिनट वाली मैराथन चलाने की कोशिश करेंगे। अभी तो रिसेंटली यही वाली चल रही है, लेकिन आगे से मैं याद रखूंगी कि आपके लिए एक लास्ट मिनट रिविजन मैराथन भी लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। पहले पढ़ते हैं कि असेसमेंट ऑफ डिफरेंट टेस्ट क्या होते हैं। तो अगर हम असेसमेंट ऑफ डिफरेंट टेस्ट की बात करें तो असेसमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को टू अंडरस्टैंड अ लर्नर की नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और एबिलिटी। यानी कि असेसमेंट का हम मतलब क्या समझते हैं कि असेसमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हम ना बच्चे को समझने के लिए, उसकी ज्ञान को समझने के लिए, उसकी स्किल्स को समझने के लिए, उसका एटीट्यूड समझने के लिए, उसकी एबिलिटीज को समझने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उसे कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं सिस्टमेटिकली और उसे इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे कि हम अपने लर्नर को जान पाए, उनकी स्किल्स जान पाए, उनका एटीट्यूड जान पाए और एबिलिटीज जान पाए। इन एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं जिसका यूज किया जाता है एसेस करने में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी। यानी कि ये कह सकते हैं कि अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी को जानने के लिए। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ दीज टेस्ट। तो जिसमें हम इन्वॉल्व होती है हमारी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कोरिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होता है, जो कि इंश्योर करता है कि जो हमारे आउटकम्स है उनकी एक्यूरेट आउटकम बताता है कि ये एक्यूरेट है, वैलिडिटी है और रिलायबल भी है। नाउ द फर्स्ट टेस्ट इज अचीवमेंट टेस्ट। जैसे कि नाम से कुछ पता लगा होगा कि अचीव कर रहा है कुछ, है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखते हैं कि जो लर्नर है, यानी कि जो लर्नर की जो नॉलेज है, उसका स्किल्स है, उसने कितना मतलब कहते हैं अक्वायर किया है थ्रू द इंस्ट्रक्शन। जब हम अपने क्लास में जाते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ये देखते हैं ना कि उसको कितना आया है, यानी कि जो हमने पढ़ाया क्या बच्चे को आया या नहीं आया। तो उसका जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि यूनिट टेस्ट, बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स। जैसे आपके अभी जो चल रहे हैं एग्जाम्स, वो क्या है, वो आपकी अचीवमेंट टेस्ट ही तो है कि आपको एट द एंड आपको कितना समझ में आया, कि आपने कितनी नॉलेज एक्वायर करी। तो इसी चीज का मूल्यांकन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। अब कैसे मतलब अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, जैसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकता है, टीचर मेड टेस्ट हो सकता है। जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं ना वो क्लास में ऑन द स्पॉट टीचर्स बना लेते हैं, या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट इसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह होती है। बात करते हैं इसके साथ साथ स्कोर की बनाई जाती है। जैसे कि अगर एक टीचर है जिसने टेस्ट टेस्ट बनाया और उसको चेक करने वाला कोई और टीचर है, तो उसे कैसे पता लगेगा कि इसका आंसर क्या है, इसके नंबर क्या है, किस क्वेश्चन पे क्या आंसर देना चाहिए या किस क्वेश्चन पे कितने नंबर देने चाहिए। दैट इज अ स्कोर की, इसे दैट इज अ रूबिक आल्सो। तो इसे कंपेयर करते हैं, यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है इसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसका परफॉर्मेंस के जो क्राइटेरिया हमने बनाए हुए हैं या नॉर्म्स बनाए हैं उसमें उसके साथ कंपैरिजन की जाती है। जैसे कि आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें आपका एक क्राइटेरिया सेट होगा कि तो जैसे 40% आपके मार्क्स आए थे तो आप तभी पास होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो दैट इज अ कंपैरिजन विद द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या नॉर्म्स। इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं कि हेल्प करता है ग्रेड करने में, डायग्नोस करने में लर्निंग डिफिकल्टीज को और उसका मूल्यांकन कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना इफेक्टिव रहा है। तो डायग्नोस करने से अगर हमें पता लगता है कि बच्चे को नहीं समझ में आया तो हम उसे रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सके। ग्रेड मिलते हैं ना आपको, कि जैसे आपको नंबर मिलते हैं तो ग्रेड भी मिलते हैं ना, कि ग्रेड की आपका इस जैसे रिसर्च के पेपर में आपने कितना स्कोर किया है ना, टेस्टिंग में आपने कितना स्कोर किया है, दैट इज अ ग्रेड। ओके, नाउ बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि ये आपके एप्टीट्यूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो मेजर करते हैं ना पर्सन की जो एबिलिटीज होती है, उसका जो पोटेंशियल होता है लर्न करने का या परफॉर्मेंस कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा टास्क के लिए। तो तब हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी है, जैसे डीएटी है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, या फिर एसएटी है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब बात करते हैं असेसमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो इसका असेसमेंट का मल्टीपल डोमेन होते हैं, जैसे
वर्बल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है। टाइम सेट होता है कि भाई इतने देर इतने टाइम में ही इसे कंप्लीट करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें स्कोरिंग होती है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्कोरिंग की जाती है। इंटरप्रिटेशन करता है किससे, इससे इसका जो मतलब अगर इसका जो रिजल्ट है वो उससे क्या इंटरप्रिटेशन होता है कि करियर गाइडेंस में मदद मिल सकती है कि जैसे आप जब आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि भाई यूजीसी नेट करके लाओ। तो यूजीसी नेट क्यों करना है, उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे को इस कहते हैं ना इस सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है, इसकी पकड़ है, इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ का तभी तो पता लगेगा ना। भाई जिसमें यूजीसी नेट अगर क्रैक नहीं हो रहा है या वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे पढ़ाएगा फ्यूचर में, है ना। तो करियर गाइडेंस में मदद करता है, स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद करता है, आइडेंटिफाई करते हैं हम स्पेशल टैलेंट्स को। अब बात करते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्या है इंटेलिजेंसी टेस्ट, यानी कि हमें असेस कर रहे हैं जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज को, बच्चे का इंटेलिजेंस जो क्वाड्रेंट है वो क्या है ना, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आध जब भी आप मतलब कोई भी आप टेस्ट लिखे ना उसको डिफाइन करो, उसमें एक आध एग्जांपल ऐसे याद कर लेना जो आपको अच्छे से याद रहे, उसमें मेंशन कर देना। जैसे स्टैनफोर्ड का बेनेट टेस्ट है, या ये वेस्लर्स का जो इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन है, या बेनेट का कैमेट टेस्ट है। असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है इसका, तो इसमें असेसमेंट प्रोसेस ये होता है कि हम यहाँ पे वर्बल और जो है परफॉर्मेंस सेक्शन के हिसाब से असेस कर सकते हैं। रॉ स्कोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं आईक्यूज में, यूज कर सकते हैं हम परसेंटाइल रैंक और स्टैंडर्ड डेविएशन का। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है, गिफ्टेड बच्चे पता लग जाते हैं, एवरेज कौन है, गिफ्टेड कौन है, इंटेलेक्चुअल जो चैलेंज चिल्ड्रंस कौन है, जिसके हिसाब से हम जो है बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेशन की प्लानिंग कर सके। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा होगा कि ये बता रहा होगा कि बिहेवियर की ट्रेट्स क्या है, इमोशनल पैटर्न्स क्या है और उसका टेम्पर्ड कैसा है। तो इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट हो गया, है ना, एपीआई हो गया, एम कहते हैं एमबीटीआई हो गया। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है इसका असेसमेंट का, तो पहले तो ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर होता है या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है ना, या स्कोरिंग बेस्ड ऑन ट्रेड्स ऑन डायमेंशंस हो गया, जिससे कि पर्सनैलिटी टेस्ट से ये होता है कि अगर हमें कोई कमियां पता लगती है या कुछ है तो हम उससे काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं और करियर सुटेबिलिटी के लिए काफी अच्छा होता है। अब बात करते हैं एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड यानी कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड, कहते हैं ना भाई तेरे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, यानी कि क्या उसकी इंडिविजुअल की फीलिंग्स, उसकी वैल्यू, उसके प्रीडिपोजिशंस जो कि किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया के लिए है ना। इसमें एग्जांपल्स होंगे हमारे कि लिक्विड स्केल्स हो जाएगा और थॉर्नडाइज स्केल हो जाएगा। असेसमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा स्टेटमेंट रेट्स ऑन एग्री और डिसएग्री स्केल्स हो गया, और समेटिव स्कोरिंग हो गया, असेस करना डायरेक्शन एंड डेंसिटी ऑफ एटीट्यूड्स। Now, how to interpret is understanding teachers and student attitude towards a subject, यानी कि टीचर या स्टूडेंट का एटीट्यूड जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी पॉलिसीज के लिए, किसी टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, कि आपका क्या नजरिया है ना, आप इस सब्जेक्ट के बारे में आपका क्या नजरिया है, इस पॉलिसी के बारे में आपका नजरिया क्या है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या नजरिया है। अब आती है इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज में क्या होता है कि हम मेजर करते हैं पर्सन की जो पर्सनल इंटरेस्ट को इन अ वेरियस ऑक्यूपेशन एंड एरियाज। एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी हो गया, है ना, और जैसे ये केपीआर ले लेंगे हम, है ना, कोडार रेफरेंस रिकॉर्ड ले लेंगे। इसे असेस कैसे करते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है और ये प्रेफरेंस बेस्ड टूल होते हैं। मैच करता है विद वोकेशनल ग्रुप्स। अब इसकी मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम यहाँ पे करियर प्लानिंग में मदद कर सकते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद कर सकता है, इंप्रूविंग स्टूडेंट एंगेजमेंट, है ना। इससे बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता लगता है कि किस ऑक्यूपेशन में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, किस एरिया में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। अब आती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इसमें ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स एरिया, कि कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, बच्चे को कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पता लगना या फिर प्रॉब्लम एरिया के बारे में पता लगाना, जिससे कि हम उसे रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर दें। जैसे कि मैथ्स में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि बच्चा अगर जमा घटा नहीं कर पा रहा है या मल्टीप्लाई उसको करना नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब इसको प्लस करना नहीं आ रहा होगा, है ना, या माइनस करना नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम चीजें मतलब एक पेपर देकर उसे डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स में उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज क्यों नहीं समझ में आ रही है उसे, वो चीज, है ना, कि अगर बच्चा बुक रीड नहीं कर पा रहा है तो क्या पता उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, है ना।
इस तरीके से असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है कि इसमें डिटेल स्किल वाइज टेस्टिंग होती है। हम ऑफरली अनग्रेड करते हैं, इसमें ग्रेड वगैरह नहीं करते हैं कि नंबर वगैरह नहीं देते हैं, बल्कि बच्चे की सिर्फ हम प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। और ये स्मॉल ग्रुप्स के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम इसका सपोर्ट क्या होता है कि रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज जो है एजुकेशन प्लान कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे को इस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो उसे एक मतलब उसे बैठाकर उसे समझा सके। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी टेस्ट, जैसे कि मेजर कर रहे हैं हम डाइवर्स थिंकिंग और क्रिएटिव पोटेंशियल्स को, किसके द्वारा हमारा ये जो टॉरेंस का टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग है उसके द्वारा एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे हो गया है। असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, टास्क जो है असेस किया जाता है किसके ओरिजिनलिटी देखते हैं, हम उसमें फ्लुएंसी देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, एलिब्रेशन देखते हैं, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हम यहाँ यूज करते हैं इसे गिफ्टेड एजुकेशन के लिए, जो गिफ्टेड हमारे एजुकेशन उसके लिए यूज कर सकते हैं, टैलेंटेड सर्च के यानी कि टैलेंट ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, करिकुलम को इनरिचमेंट कर सकते हैं कि करिकुलम को और अच्छा बना सके, है ना। अब क्रिएटिविटी में यानी कि अब देखो इंडिया गॉट टैलेंट है या फिर और भी बहुत सारे शोज आपने देखे होंगे, तो वहां पे क्या है कि ओरिजिनलिटी देखना चाह रहे हैं, है ना। अब जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम पहले एक कैरी बैग, हमारा जो कैरी बैग है, तो किसी ने तो सोचा होगा ना कि इसके नीचे पहिए लगाने से हमें अपने जो वेट है यानी कि अपने बैग का जो वजन है उसे बहुत आसानी से इधर से उधर लेके जा सकते हैं, तो दैट इज अ क्रिएटिविटी, है ना। अब बात करते हैं वैल्यू एंड मॉरलिटी टेस्ट, यानी कि यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या इंडिविजुअल की बिलीफ और उसके मोरल रीजनिंग्स, जैसे कि कॉलर्स का मोरल जजमेंट इंटरव्यू हो सकता है हमारा, है ना। असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है कि हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और इसमें स्कोर करते हैं क्वांटिटेटिवली या फिर रेटिंग स्केल्स के थ्रू। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम यूज करते हैं वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम में और इसे साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में। अब बात करते हैं क्या कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन की बात करें, जो असेसमेंट डिफरेंट टाइप के हमने असेसमेंट पढ़े, टेस्ट पढ़े, ये हेल्प करते हैं बच्चे को होलिस्टिक जो है इवैल्यूएशन करने के लिए, यानी कि उसका होलिस्टिक मूल्यांकन करने के लिए बच्चे का हम उसका कॉग्निटिव, इमोशन, बिहेवियर यानी कि तीनों डोमेन्स की बारे में बात कर रहे हैं, उसके डोमेन्स की उसका डोमेन्स के मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे का कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई एस्पेक्ट उसका छूट जाए, तो यानी कि होलिस्टिक उसका मूल्यांकन करते हैं। प्रत्येक टेस्ट के अपने अपने कोई मेथड है, उसके कंस्ट्रक्शन करने के अपने मेथड है, स्कोरिंग करने के अपने मेथड है, इंटरप्रिटेशन करने के अपने मेथड है। इफेक्टिव असेसमेंट जो होता है वो इंश्योर करता है रिलायबल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग में, करियर गाइडेंस में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में और पॉलिसी मेकिंग में। अब बात करते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट स्कोर्स, है ना, कि डिफरेंट टेस्ट स्कोर्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं टेस्ट स्कोर जो है आर न्यूमेरिकल, क्या है, टेस्ट स्कोर्स आर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है ना उसमें जो लर्नर की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को किससे मतलब मेजर कर रहे हैं, नंबर से, नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके 10 में से इतने नंबर आए हैं, है ना। तो ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, मेजरिंग करने में, मापने में, इंटरप्रिटेशन करने में, कंपेयर करने में, परफॉर्मेंस उसकी इंडिविजुअल से यानी कि खुद से और ग्रुप्स के साथ में, है ना। इंडिविजुअल्स के साथ करना या और ग्रुप्स के साथ कंपैरिजन करना, कि मेजर करना, इंटरप्रिटेशन करना, कंपेयर करना कि उसकी परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट स्कोर, तो पहला होता है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब जो ओरिजिनल होता है, जो अनमॉडिफाइड स्कोर होता है, जो कि बच्चे ने क्या था ऑब्टेन किया होता है, जैसे 35 मार्क्स आए 50 में से। परसेंटेज स्कोर, इसका क्या मतलब होता है, जहां हम रॉ स्कोर को कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में, जैसे फॉर्मूला हमारा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आता है परसेंटाइल रैंक, है ना। परसेंटाइल रैंक में ये इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ स्कोर बिलो अ गिवन स्कोर, यानी कि जो गिवन स्कोर है उसके कहते हैं बिलो, यानी कि उसके नीचे कितना परसेंट आ रहा है ना। तो यानी कि जैसे परसेंटाइल रैंक जैसे 80 पर 80 है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है उसने स्कोर किया है बेटर देन 80% ऑफ टेस्ट टेकर, यानी कि जिन्होंने टेस्ट दिया है उनसे 80% जो है, जो 80% टेस्ट टेकर है उससे ज्यादा बेहतर किया है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर का मतलब क्या होता है, ये शो करता है हाउ फार स्कोर इज फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से जो स्कोर है वो कितना दूर है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स, कहते हैं जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेन और कहते हैं आईक्यू स्कोर। अब बात करते हैं जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है, तो जेड स्कोर क्या है, वो शो करता है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पर्टिकुलर स्कोर इज अबव एंड बिलो द मीन ऑफ डेविएशन, यानी कि क्या मतलब है इसका, कि जो मीन डेविएशन है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे जो मीन है, मीन से कितने तो पर्टिकुलर स्कोर ऊपर है और कितने हमारे नीचे हैं,
है ना। और कैसे हाउ मेनी कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पर्टिकुलर स्कोर इज अबव एंड बिलो द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे तो आप ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। फर्स्ट की इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है x माइनस एम डिवाइडेड बाय एस डी, यानी कि x मतलब रॉ स्कोर, m मतलब मीन ऑफ द स्कोर, मीन ऑफ द ग्रुप, एंड एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट, अगर जीरो आ रहा है तो स्कोर जो है हमारा किस पे, मीन पे है। अगर हमारा स्कोर अगर जो है प्लस में आ रहा है तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है। और अगर हमारा 2 आ रहा है प्लस में ये, या फिर मतलब माइनस में, तो हम ये देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा बिलो द मीन है। इससे पहले हम एक उदाहरण से अगर देखने की कोशिश करें, सपोज, तो जैसे अगर आपका एक न्यूमेरिकल आ जाता है 4 नंबर में, तो आप कैसे करेंगे, तो इफ अ स्टूडेंट स्कोर, अगर बच्चे का स्कोर 75 आया टेस्ट में और उसका मीन कितना था, 60 था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 10 था, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे जो रॉ स्कोर था वो 75 है, मीन कितना है, 60 है, डिवाइड करेंगे एसडी से, तो क्या आ जाएगा, अगर इसमें 75 में से 60 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को डिवाइड बाय 10 से करेंगे तो आ गया 1.5। अब इस 1.5 का क्या मतलब है, दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, द स्टूडेंट स्कोर 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द एवरेज, यानी कि एवरेज से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, 1.5। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। अगर एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो हम प्रिसाइज करते हैं पोजीशनिंग को, यानी कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि हाउ फार अ स्कोर इन फ्रॉम द मीन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट में जो मीन है उसमें कितना दूर है हमारा स्कोर, है ना, यानी प्रिसाइज करता है पोजीशनिंग को। यूजफुल होता है स्टैटिकल एनालिसिस में, यानी कि एसेंशियल होता है मैनी पैरामीट्रिक टेस्ट में और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स में। अब बात करते हैं ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में आउटलेयर्स। ये इजीली शो करता है जो एक्सट्रीमली हाई और लो स्कोर को, और ये यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी कि हम कॉमनली यूज करते हैं इसमें साइकोलॉजी या स्टैटिकल और एजुकेशन रिसर्च के अंदर। अब इसके जैसे फायदे वैसे नुकसान भी है। तो अगर नुकसान की बात करें तो ये डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करना अगर ले पर्सन से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है या फिर जो डेसिमल में आ रही है, ये कंफ्यूज कर सकती है, कहते हैं जो नॉन एक्सपर्ट्स है उनको। इसमें रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो डाटा होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर कैन बी इंटिमिडेटिंग, यानी कि मतलब लेस इंट्यूटिव फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कंपेयरिंग टू द परसेंटाइल रैंक। नाउ कम टू द टी स्कोर, कि टी स्कोर क्या होता है। टी स्कोर क्या है, टी स्कोर है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्डाइज स्कोर होता है जो ड्राइव हुआ है किससे, तो हमारा जेड स्कोर से। हम इसे स्केल्ड करते हैं एलिमिनेट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स को और डेसिमल पॉइंट्स को, यानी कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, जैसे हम नेगेटिव नंबर अगर डेसिमल में आ रहा है तो उसको हटा सके, है ना। इस जो टी स्कोर होता है वो यूजफुल होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, टी इज इक्वल टू 50 प्लस 10 की मल्टीप्लाई जेड, यानी कि इस तरीके से। अब जो m है, m क्या है यहाँ पे, मीन है ना, यानी कि यहाँ पे जो m है यहाँ पे मीन है, मीन मतलब जैसे 50 मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10 हो गया, और जो रेंज आ रही है वो जैसे 20 से 30 तक के बीच में आ रही है ना। अब एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल है ये ऊपर से ही एग्जांपल लिया गया है हमारा, ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बहुत गलती से मेंशन हो गया है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो z आया था ऊपर वो क्या आया था, 1.5 आया था हमारा z, है ना। तो इससे क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जैसे t की अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो अगर हमारा जो z आया था, है ना, अगर इसी t में हम क्या कर दे, फॉर्मूले में अगर z की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके यानी कि 50 प्लस 10 और z की वैल्यू रखी 1.5, हमारा आंसर आएगा 65। यानी कि टी स्कोर क्या बता रहा है, टी स्कोर बता रहा है कि एवरेज से, है ना, कि जो हमारा टी स्कोर है वो एवरेज से अबव है, कितना, 65। ओके। अब जैसे कि हम एडवांटेजेस की बात करें, इसके क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ पे जो नो नेगेटिव स्कोर है ना, सिंस टी स्कोर हैव अ मीन ऑफ 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था, तो ऑल वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है ना। इसके बाद दूसरा कि ये इजियर टू इंटरप्रेट होता है जेड स्कोर से, यानी कि जेड स्कोर से इजी होता है इसे इंटरप्रेट करना, और ये अप्लाई किया जाता है साइकोलॉजी और क्लिनिकल टेस्टिंग में, वाइडली यूज किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इसे एमएमपीआई में, एप्टीट्यूड टेस्ट में और पर्सनैलिटी असेसमेंट में। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला कि स्टिल रिक्वायर्ड सम स्टैटिकल नॉलेज, यानी कि स्टैटिकल नॉलेज की जरूरत होती है, नॉट एज अ कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ रॉ डाटा
और रो स्कोर और परसेंटाइल की तरह ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, थोड़ा स्टैटिकल नॉलेज चाहिए होती है। नॉट इंट्यूटिव विदाउट रेफरेंस, यानी कि यूजर नीड टू कन्वर्जन चार्ट्स और एक्सप्लेनेशन टू इंटरप्रिटेट, यानी कि जिसको आंसर आया है उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, कि एक चार्ट चाहिए या चार्ट चाहिए या फिर चार्ट चाहिए जिससे कि मदद से हम एक्सप्लेन कर पाए अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, एज्यूम करते हैं नॉर्मेलिटी, जैसे हम जैसे जेड स्कोर में देख रहे थे वैसे हम देख रहे होते हैं कि डाटा जो होगा वो एनपीसी पे होगा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें तो मीन जो है, मीन यहाँ पे जो जेड स्कोर है उसमें 0 होता है, यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या होती है 50 होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे जेड स्कोर में 1 होती है और यहाँ पे 10 होती है। वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे जेड स्कोर नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन टी स्कोर हमेशा पॉजिटिव होता है। डेसिमल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कॉमन होता है, यहाँ पे क्या होता है रेयर होता है। एक बात एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है और यह अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन टी स्कोर जो है जो साइकोमेट्रिक या एप्टीट्यूड टेस्ट है वहां पे अप्लाई किया जाता है। इजी ऑफ यूज की बात करें तो ये लेस ही, मतलब बहुत ही कम यूज किया जा सकता है, और लेकिन यहाँ पे मोर जो है जेड स्कोर है वो मोर जो है इंटरप्रेटेबल होता है ड्यू टू द स्केल। अब बात करते हैं कि अगर इंटरप्रिटेशन करना है हमें किसका, टी स्कोर का, तो कैसे करें इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर देखो जैसे अगर हमारा जो स्कोर है वो 30 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है बच्चे की जो परफॉर्मेंस है लो है। 30 से 39 के बीच में आ रहा है तो एवरेज है, यानी कि बिलो कहते हैं वेल है, कहते हैं बिलो द एवरेज। 40 से 40 आ रहा है तो बिलो एवरेज है। 45 से 54 है तो एवरेज है। 55 से 64 है तो अबव एवरेज है। फिर 65 से 69 है तो वेल अबव एवरेज है, और अबव अगर 70 से ज्यादा है तो एक्सपेक्ट जो हमारा है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशनली बहुत हाई परफॉर्मेंस है। अगर बात करें हम किसकी, अगर टी स्कोर की बात करें तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि नो नेगेटिव स्कोर, यानी कि हम यहाँ पे सुनिश्चित कहते हैं कि नो नेगेटिव स्कोर हो, और ये यूजर के लिए काफी फ्रेंडली हो जाता है, और कहते हैं यूजर फ्रेंडली होता है काउंसलर्स के लिए, टीचर्स के लिए और हमारा रिसर्चर्स के लिए। नाउ कम टू द थर्ड टेस्ट, स्टैन स्कोर। स्टैनी स्कोर्स के बारे में अगर पढ़े इसे स्टैंडर्ड 9 के नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड 9, और इसका ये मतलब इसका अगर जो है इसे इसलिए जो इसका अगर फुल नेम बात करें तो वो है स्टैंडर्ड 9, और इसे शॉर्ट में हमने स्टैंड 9 पढ़ दिया है। तो इसके बाद करें कि ये क्या है, एक तरह का क्या है टाइप ऑफ जो स्टैंडर्डाइज स्कोर होता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं इसे 9 ब्रॉडर कैटेगरीज में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 9 ब्रॉडर कैटेगरीज में। और ये जो एग्जांपल चल रहा है ना हमारे, ये जो ऊपर से हमने एग्जांपल सॉल्व किया था ना, वही एग्जांपल चल रहा है यहाँ पे भी। अब बात करते हैं दिस स्कोर सिंप्लीफाई करता है इंटरप्रिटेशन बाय कन्वर्टिंग रॉ स्कोर को सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा 1 से लेके 9 तक के हमारे स्टेन नंबर है, स्टेन स्कोर है, और इसमें हम देखते हैं कि हर को जैसे अगर बॉटम बॉटम 4 नहीं 4% अगर अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट का 4% आ रहा है तो ये वेरी लो है। अगर उससे ऊपर यानी कि 7% आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट 7% आ रहा है तो लो है। नेक्स्ट 12% आ रहा है तो बिलो एवरेज है। नेक्स्ट 17% है तो स्लाइटली बिलो एवरेज है। मिडल 20% है यानी कि एवरेज है। अगर नेक्स्ट 17% हम देख रहे हैं तो स्लाइटली अबव एवरेज है। अगर नेक्स्ट 12% अगर देख रहे हैं तो अबव एवरेज है। फिर नेक्स्ट 7% देख रहे हैं तो हाई है। और अगर हम टॉप 4% देख रहे हैं तो वेरी हाई है ना। अब देखो थोड़ा सा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे 4 7 12 17 20 17 12 7 4। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, नंबर देखो यहाँ से बढ़ रहा है, देखो 4 फिर 7 फिर 12 फिर 17 फिर 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ से घट रहा है 20 17 12 7 4। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, है ना। यानी कि 5 पे जो है एवरेज आ रहा है, यानी कि मिडल में आ रही है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से हम याद रखें, अगर आप ये वाले याद कर लेते हैं तो उसके बाद ऊपर तो आप ऐसे लिख ही देंगे। बस याद रखना कि जो 5 है वहां पे एवरेज आ रहा है, यानी कि मिडल 20% आ रहा है। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर बच्चे ने अगर इस स्केल में जो स्कोर क्या है वो 7 स्कोर क्या है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसके क्या है, उसके परफॉर्मेंस अबव एवरेज है ना, यानी कि दे परफॉर्म बेटर देन मोस्ट स्टूडेंट, यानी कि मोस्ट स्टूडेंट से ज्यादा उसने क्या कहते हैं अच्छा किया है, तो ये फॉल कहाँ है, अबव एवरेज की कैटेगरी में ये आ जाएगा।
नाउ क्या फायदे हैं इसके, तो ये सिंप्लीफाई कहते हैं, सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ओनली हमारे सिंगल डिजिट 1 to 9, गुड फॉर ग्रुप कंपैरिजन, ग्रुप कंपैरिजन के लिए अगर लार्ज ग्रुप्स है उसमें कंपैरिजन करने के लिए काफी अच्छा है। रिमूव कर सकते हैं हम स्मॉल डिफरेंसेस, यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ माइनर स्कोर्स वेरिएशन कोड। अगर नुकसान क्या है इसके, तो पहला ये लैक प्रिसीजन से, यानी कि जो इन्होंने एकदम कैटेगरी यानी कि ब्रॉडर कैटेगरी देती है जो कि मेक अ मीनिंगफुल स्कोर डिफरेंस। अनइक्वल रेंज है, यानी कि इंटरवल बिटवीन स्टेन्स आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ रॉ स्कोर, यानी कि रॉ स्कोर के टर्म्स में जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, इंटरवल जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो अनइक्वल है। लेस यूजफुल है इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए, यानी कि जो अगर हम देखना चाहें किसी इंडिविजुअल के लिए तो वो क्या है, वो लेस यूजफुल है ना, नॉट आइडियल फॉर द हाई स्टेक्स डिसीजन और क्लिनिकल यूजेस। अब बात करते हैं परसेंटाइल रैंक, ये तो मैंने आपको रिसर्च में भी पढ़ाया था अच्छे से, और यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपकी बात करें कि अगर परसेंटाइल रैंक की बात कर रहे हैं तो ये हमें बताता है, क्या बताता है, टेल यू द परसेंटेज ऑफ स्कोर बिलो और पर्टिकुलर स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पर्टिकुलर स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कितने परसेंट स्कोर नीचे है। जैसे कि बात करें स्टूडेंट विद अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 75, अगर एक स्टूडेंट के 75 परसेंटाइल रैंक है तो 75 यानी कि उसने कितने लोगों से बेहतर किया है, बेटर देन 75% लोगों से बेहतर किया है टेस्ट टेकर से, यानी जितने टेस्ट दे रहे थे उनसे 75% लोगों से ज्यादा बेहतर किया है। रेंज की बात करें, इसकी रेंज होती है 1 से 99 तक। इसमें नॉट इक्वल इंटरवल होता है, यानी कि नॉट इक्वल इंटरवल होता है, इसका मतलब ये है द डिफरेंस बिटवीन 50 to 60 इज नॉट द सेम एज द 90 to 100। कॉमन यूज होता है स्कूल्स एग्जाम्स में, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसमें। फायदा क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ जाता है। यूजफुल है इंडिविजुअल की कंपैरिजन करने के लिए, क्लियरली शो करता है कि पर्सन जो है कंपेयर किया रहा है दूसरे पर्सन से। पॉपुलर है स्कूल एग्जामिनेशन में, यानी कि एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव टेस्ट में देखे तो ये काफी पॉपुलर है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो अनइक्वल इंटरवल्स है ना, यानी कि परसेंटाइज जो है आर नॉट बेस्ड ऑन इक्वल स्कोरिंग रेंज, इंटरप्रिटेशन कैन बी मिसलीड और नियर एक्सट्रीमली। अगर जैसे किसी बच्चे के है ना, जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे के अगर हमारा जैसे किसी बच्चे का जो रैंक है, अगर जो है कैसे समझे इसे, हाँ, अगर किसी बच्चे की जो रैंक है ना, जैसे हम परसेंटाइल रैंक देख रहे हैं तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो स्कोर आ रहा है, जो स्कोर है उसकी जो रेंज आ रही है वो जो है उस पे बेस नहीं होता है, यानी कि परसेंटाइल आर नॉट बेस ऑन इक्वल स्कोर रेंजेस। इंटरप्रिटेशन जो है जिसकी जो अगर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वो जो है क्या हो सकती है, मिसलीड हो सकती है, गलत हो सकती है। सेंसिटिव टू द ग्रुप साइज, यानी कि परसेंटाइल रैंक जो होती है वो डिपेंड करती है साइज पे, और इसका और किस पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप टेस्टिंग पे। बट नॉट अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नॉट अ स्टैंडर्ड स्कोर्स डज नॉट शो, ये शो नहीं करता है, क्या नहीं शो करता है कि हाउ फार द स्कोर इज फ्रॉम मीन, यानी कि मीन से जो स्कोर है वो कितना दूर है। ठीक है, जैसे कि जेड स्कोर टी स्कोर में बता रहा था। और अच्छे से समझने के लिए एक डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे स्टेन और परसेंटाइल में क्या है, स्टेन में क्या था, 1 से 9 तक का स्केल था, यहाँ पे 1 से 99 तक का स्केल है। ये किसका है, ये स्टैंडर्ड स्कोर का टाइप है। ये कैसा है, रैंक बेस स्कोर है। यहाँ पे इंटरवल इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल रहा है। इंटरप्रिटेशन की बात इजी और ग्रुप्ड है, यहाँ पे मोर स्पेसिफिक चल जाती है। कॉमन अगर यूज की बात करें तो इसे रिपोर्टिंग में, समराइजिंग में हम कर लेते हैं। इसकी बात करें परसेंटाइल रैंक की, तो डिटेल्ड स्टूडेंट रैंकिंग होती है। वाई यूज देम, क्यों यूज करते हैं, तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं ग्रुप कंपैरिजन, और यहाँ पे क्या करते हैं, रैंक देने की कोशिश करते हैं ये सिलेक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट। तो अब इसमें हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्यान करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है गिविंग अ मीनिंग टू द रॉ स्कोर, हमारे जो रो टेस्ट स्कोर्स हैं उनको एक मीनिंग देना, एक अर्थ देना। बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करते हैं, जो सर्टेन क्राइटेरिया है, नॉर्म्स है, डिस्क्रिप्शंस है, उससे क्या करते हैं, उसकी कंपैरिजन की करते हैं हमारे रॉ स्कोर्स की, सो दैट वैलिड इंटरफेरेंस अबाउट द लर्नर अचीवमेंट्स, एबिलिटी और प्रोसेस कैन बी मेड, है ना।
यानी कि ये कहता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो हमारे नंबर्स हैं, रॉ नंबर्स हैं, उनका अर्थ किससे मिलता है? जब हम किसी का सर्टेन क्राइटेरिया से कंपेयर करते हैं, किसी नॉर्म से कंपेयर करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, जिससे कि ये, इससे हमें क्या पता लगता है कि बच्चे की जो अचीवमेंट्स है, उसकी एबिलिटी है, उसकी जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रोसेस है या प्रोग्रेस है, उसके बारे में हमें पता लग जाता है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। तो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसके डेफिनेशन अगर देखते हैं, ये एक्सप्रेस करता है टेस्ट रिजल्ट्स को किसमें? न्यूमेरिकल टर्म्स में। कंपेयर करते हैं किसके? कंपेयर टू देम, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ग्रुप से या फिर रेफरेंस ग्रुप से। बेसिस की बात करें तो स्टैटिकल मेथड होते हैं, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल रैंक, कोरिलेशन। परसेंटेज क्वांटिटेटिव जो इंटरप्रिटेशन है उसके दो टाइप्स है। पहला है नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। नॉन रेफरेंस में क्या होता है? इंडिविजुअल के स्कोर्स को हम ग्रुप के साथ में कंपेयर करते हैं, है ना? जैसे यूजीसी नेट के जो अगर हम देख रहे हैं एग्जाम्स के अगर नंबर देखते हैं, अगर वो है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट का जो स्कोर है वो हायर देन है 70% ऑफ पीयर्स, है ना? क्राइटेरिया में क्या होता है कि हाँ, यहाँ पे फिक्स स्टैंडर्ड होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट की मास्टरी देखते हैं कंटेंट में। अब बात करें फायदे क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस की, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें, है ना? दूसरा, प्रिसाइज होते हैं, इजी टू कंपेयर, हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं इंडिविजुअल के साथ में। लिमिटेशन क्या होता है कि मे नॉट बी रिफ्लेक्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, बच्चे की क्रिएटिविटी छुप जाती है, एटीट्यूड उसके बारे में नहीं पता लगता है। और उदाहरण के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे के अगर 50 में से 45 मार्क्स आए हैं, तो अगर हम देखना चाहते हैं क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन में, तो हम ये कह सकते हैं अचीव जो उसका अचीवमेंट है वो 90% रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वेल अबव द क्लास मीन ऑफ 65, यानी कि जो क्लास मीन है 65 उनसे अबव अच्छा किया है, उसने अच्छा किया है, इसका मतलब। बात करते हैं क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन। क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस को डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में। हम बच्चे की स्ट्रेंथ जानते हैं, उसकी वीकनेस जानते हैं, उसके लर्निंग स्टाइल जानते हैं, उनका बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं। बेसिस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन बेस पे करते हैं, परफॉर्मेंस पैटर्न पे करते हैं, ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज देखते हैं और आइटम एनालिसिस करते हैं। अप्रोचेस क्या है? आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ एरर कमिटेड, क्या गलतियां हुई इनकी पहचान हो जाती है। लुक एट अ प्रोसेस एज वेल एज आउटकम, हम प्रोसेस पे और आउटकम दोनों पे कहते ध्यान देते हैं। हम इंटरप्रेट करते हैं लाइट ऑफ जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और स्टूडेंट के बैकग्राउंड्स को। अगर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, है ना, तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? अगर एडवांटेजेस की बात करें तो होलिस्टिक यानी कि होलिस्टिक बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक मिनट। हाँ, यानी कि फायदे क्या है? होलिस्टिक यानी कि ये बच्चे के बारे में होलिस्टिकली बताता है कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि हम उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, वीकनेस देख रहे हैं, लर्निंग स्टाइल देख रहे हैं, उसके बिहेवियर के ट्रेट्स देख रहे हैं, है ना? उसके बाद ये प्रोवाइड करता है डीप इनसाइट, यानी कि बच्चे के बारे में गहरी समझ प्रोवाइड करता है, गाइड करता है उसके पर्सनली फीडबैक्स, यानी कि बच्चों को हम पर्सनली फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे जो प्रिसीशन की कमी होती है। जैसे कि अगर आप इसे याद रखें, अगर आपका क्वांटिटेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव है ना? क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस वगैरह हम देख सकते हैं, है ना? और जो क्वालिटेटिव है, जैसे कि आपके अभी जो चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं आपके, जो एक्सटर्नल चल रहे हैं, ये क्या है? एक तरह से सब्जेक्टिव से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर सेम स्कोर आया 50 में से 45 आए हैं, तो हम अगर क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, तो एरर कहते हैं मेनली इन एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन दे, हमसे इंडिकेट करेगा कि नीड टू मोर प्रैक्टिस इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात करते हैं स्टेप्स इन इंटरप्रिटेशन। तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो पहले कलेक्ट करेंगे रॉ स्कोर्स को, है ना? यानी कि कलेक्ट करेंगे स्कोर्स को, यानी कि रॉ स्कोर्स और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड लाएंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन अप्रोच, यानी कि हमें नॉन रेफरेंस देखना है या क्राइटेरियन देखना है या फिर डिस्क्रिप्टिव देखना है। फिर एनालाइज करेंगे स्कोर्स को, यानी कि स्टैटिकल एनालाइज करेंगे क्वांटिटेटिव एरर और पैटर्न एनालिसिस फॉर क्वालिटेटिव, यानी कि स्टैटिकल एनालाइज करेंगे कि क्वांटिटेटिव लेना है। अगर हम क्वालिटेटिव लेना चाहते हैं
तो क्या करेंगे कि हम एरर और पैटर्न एनालाइज करेंगे, ड्रॉ करेंगे इन्फेरेंसेस, यानी कि रिलेट जो रिजल्ट होगा, यानी उस रिजल्ट को देखेंगे, क्या करेंगे, रिलेट करेंगे रिजल्ट को और जो लर्नर की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में और एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज के साथ में बात करेंगे। फिर फीडबैक, यानी कि इन्फॉर्म करेंगे बच्चों को कि कहाँ कमियां रही हैं, टीचर्स को बताएंगे, स्टेक होल्डर उनको बताएंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें एजुकेशन में, तो पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम डायग्नोस और रिमेडियल के लिए इसको गाइड कर सकते हैं, है ना, कि बच्चे कहाँ कमी आई, कहाँ पे उसे मतलब रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। प्लेसमेंट और प्रमोशन में डिसीजन ले सकते हैं, करिकुलम इंप्रूवमेंट में मदद मिल सकती है, इंप्रूव कर सकते हैं पेरेंट्स और उसके पॉलिसी मेकर्स को। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आइटम एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टेस्ट। अब आइटम एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आइटम एनालिसिस क्या होता है। आइटम एनालिसिस एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है ऑफ एग्जामिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि एग्जाम करना परफॉर्मेंस किसी इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स की, यानी कि जो टेस्ट का जो आइटम्स है, यानी कि टेस्ट के जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, है ना, और डिटरमाइन कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी और उसकी इफेक्टिवनेस इन मेजरिंग इंटेंडेड टू लर्निंग आउटकम्स, कि जो लर्निंग आउटकम्स है उसकी लर्निंग आउटकम्स को क्या आउटकम्स आएंगे उसको इफेक्टिवनेस देख रहे हैं कि हाँ ये हमारे जो आउटकम्स है उसको इफेक्टिवली मेजर कर भी पाएगा या नहीं, की क्वालिटी सही है या नहीं। यानी कि हम जो पेपर बना रहे हैं, जैसे आपका जो पेपर बना होगा, क्वेश्चन पेपर बना होगा, तो इसका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, टेस्ट के आइटम्स है। हर आइटम्स को हम देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी सिस्टमेटिकली जो है एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो कि ज्यादा इजी हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाए, नहीं मॉडरेट होना चाहिए कि अगर कमजोर से कमजोर बच्चा है तो वो भी पेपर में कुछ लिख पाए, है ना। इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे हैं हमारे जो, कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर हमने जो बनाया है, क्या वो जो लर्निंग आउटकम है जो हमने सिखाया था एक्चुअल में क्या वो उसे मेजर कर भी पा रहा है या नहीं। दैट इज अ आइटम एनालिसिस। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या जो आइटम है, जो हमारे क्वेश्चन है ना, आइटम इज क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है वो इजी ना हो जाए, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि जो है फेल टू डिफरेंशिएट, कि हम यही नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कौन ज्यादा बहुत हाई अचीवर है, कौन लो अचीवर है, उसके बारे में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। पर्पस की बात करें तो ये इंप्रूव करता है टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को, ये एलिमिनेट करता है अगर फॉल्टी आइटम्स है उसको हटा देता है, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो डाल दिया उसके बाद में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को आता था, बच्चे को उसको क्वेश्चन का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे ऐसे जो आइटम्स है जो फॉल्टी है या जो मिसगाइड कर रहे हैं उन आइटम्स को हटाना। प्रोवाइड करता है फीडबैक, कहता है फ्यूचर टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, कि बताता है कि जो एक्सपर्ट्स बना रहे हैं टेस्ट उनको फ्यूचर में गाइड करता है कि फीडबैक्स मिलते हैं उससे, है ना। बात करते हैं स्टेप्स क्या है आइटम एनालिसिस के, कैसे करेंगे। पहला, एडमिनिस्ट्रेटर द टेस्ट, टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्कोर द टेस्ट, है ना, यानी कि रैंक स्टूडेंट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। फिर क्या करेंगे, डिवाइड इनटू ग्रुप्स, यानी कि यूजुअली 27 हायर ग्रुप और बॉटम से 27 लोअर ग्रुप होंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे आइटम की डिफिकल्ट वैल्यू, फिर कैलकुलेट करेंगे आइटम जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है उसको, फिर इंटरप्रिटेट करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने आइटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। अगर बात करें आइटम डिफिकल्टी वैल्यूज, यानी कि दैट इज अ डिनोट बाय पी, और यानी कि पी इज अ क्या, पी क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन दैट इज अ परसेंटेज ऑफ एग्जामिनिंग हु आंसर एन आइटम करेक्टली एंड इट शो हाउ इजी और डिफिकल्ट एन आइटम इज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं जो एग्जामिनी है, जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने कितने आंसर का, कहते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि देखो जिस क्वेश्चन का जवाब सभी ने सही दिया, यानी कि वो आइटम बहुत इजी है।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे आइटम डिफिकल्टी वैल्यू, है ना, इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि जो कौन जिस क्वेश्चन का आंसर सभी ने सही दिया है तो इसका मतलब वो आइटम हमारा इजी है। जिसका आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है तो इसका मतलब वो आइटम हमारा डिफिकल्ट है ना। तो इससे हम कैसे जो आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू निकालेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसर करेक्टली, कितने बच्चों ने जो है करेक्ट जो है आंसर्स दिए हैं, टोटल नंबर कितने थे बच्चे थे वो हम नीचे लिख देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर p की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब जो हमारे आइटम्स है बहुत इजी है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए हैं। अगर p की वैल्यू बहुत कम आ रही है, यानी कि डिफिकल्ट आइटम है, इसका मतलब ये है कि बहुत कहते हैं सिर्फ कुछ बच्चों ने आंसर का जवाब सही दिया है। अगर आइडियल रेंज हमारी जो है 30 से 70 के बीच में होनी चाहिए फॉर मोस्ट कहता है क्लासरूम टेस्ट के लिए। जैसे कि 30 स्टूडेंट में से 18 बच्चों ने सही जवाब दिए थे, तो इससे क्या अपना फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमारा जैसे 60% आया, तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट था अगर 30 से 60-70 के बीच में आया तो हमारा टेस्ट जो है मॉडरेटली इजी है। अब बात करते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें एबिलिटी ऑफ एन आइटम्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई अचीवर एंड लो अचीवर्स, जो हमारे यानी कि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से हम ये जो एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट करने में, यानी कि क्वेश्चन से हम ये पता लगा पाते हैं कि कहते हैं अगर जो जिन बच्चे जिन्होंने जिन क्वेश्चन का आंसर सभी ने दिया है, तो इसका मतलब वो क्या है ना, कि जो जैसे कि मतलब हायर अचीवर जो है जिसका नंबर बहुत ज्यादा है, दैट इज अ हाई अचीवर। लो अचीवर वो है जिसका कहते हैं बहुत कम नंबर आए हैं। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो जिसने ज्यादा हाई स्कोर किया है जिसने लो स्कोर किया है उसके बीच का जो अंतर है, दैट इज अ आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। यानी कि किस आइटम से, है ना, सबसे ज्यादा हाई अचीवर्स है, किस आइटम से बहुत कम अचीवर्स है यानी कि लो अचीवर्स है, उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अ आइटम। यानी कि आइटम मतलब क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है ना। इस तरीके से फॉर्मूले की बात करें तो यानी कि यहाँ पे एक और अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आर एच है, यानी कि नंबर ऑफ हाई ग्रुप स्टूडेंट आंसर करेक्टली, कितने कहते हाई नंबर जो है स्टूडेंट का जिन्होंने सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर दिए हैं। नंबर ऑफ लो ग्रुप्स कहते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं आंसर करेक्टली, यानी कि जो कितने ग्रुप ऐसे हैं, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहते हैं लो ग्रुप जो है स्टूडेंट्स है जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए हैं। अब यहाँ पे फिर टोटल स्टूडेंट्स लिख देंगे ग्रुप्स के अंदर, जो है उन बच्चों को डिवाइड कर देंगे n से। अगर हमारा जो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कॉमन रेंज से अगर हमारा बिलो 0.19 से आ रहा है तो पुअर, यानी कि रिवीजन की जरूरत है बच्चों को अभी। अगर 20 से 29 में आ रहा है तो मार्जिनल है, 30 से 39 में आ रहा है तो गुड है, और अगर 40 से अबव आ रहा है तो एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन है। यानी कि अगर पुअर आ रहा है तो यानी कि हमें अभी अपने आइटम्स के जो आइटम्स है उनको अभी से और मतलब उनमें चेंज करना चाहिए, उन्हें और सुधारना चाहिए, उसे और रिवाइज करना चाहिए टेस्ट को। ठीक है, जैसे कि हाई ग्रुप करेक्ट देख रहे हैं कि हाई ग्रुप है उसने करेक्ट दिए 12, लो ग्रुप ने करेक्ट दिए 4, तो ग्रुप में टोटल बच्चे कितने थे 15, है ना, ग्रुप साइज कितना था 15 बच्चों का। तो 12 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, कहते 4 जो है मतलब सिर्फ कुछ लोगों ने दिया है और 15 यहाँ आ गए। तो अगर हमारा जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.3653 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट पेपर है उसके जो आइटम है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर वो बहुत एक्सीलेंट है। अब रिलेशनशिप बिटवीन देख रहे हैं हम P एंड D, यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर में। तो अगर हम इसके बीच में हम देखना चाह रहे हैं, अगर आइटम विद अ मॉडरेट डिफिकल्टी, अगर मॉडरेट डिफिकल्ट है तो यानी कि जो हमारा P है अराउंड 50% आ रहा है, तो जनरली हैव द हाईएस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, यानी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट आइटम है तो ये शो करता है कि लो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि भेदभाव कम हो रहा है, बिकॉज बोथ हायर एंड लो ग्रुप टेंड टू परफॉर्म सिमिलरली, यानी कि जो हायर ग्रुप है या जो लो ग्रुप है वो दोनों ही एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कहाँ मदद मिलती है, टेस्ट आइटम्स को इंश्योर करते हैं टेस्ट आइटम वैलिड है, रिलायबल और फेयर है। अगर इंप्रूव करता है डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ असेसमेंट को, हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन करना कि हम जो है बैलेंस क्वेश्चन पेपर बना सके, है ना।
फैक्टर जो कौन से फैक्टर आइटम एनालिसिस को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे मतलब जो प्रभावित करते हैं टेस्ट एनालिसिस रिजल्ट कैन बी इन्फ्लुएंस हो सकता है वेरियस टेस्ट रिलेटेड यानी कि एग्जाम रिलेटेड से, और कहते हैं प्रोसीजर फैक्टर से, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे टेस्ट के आइटम को प्रभावित कर सकते हैं। तो टेस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, या एग्जाम रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, और जो प्रोसीजर हमारे फैक्टर्स है वो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे टेस्ट रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे एग्जाम्स के आइटम को प्रभावित करते हैं, कि अगर हमारे जो टेस्ट के आइटम्स है अगर उसकी क्लियरिटी ऑफ वर्डिंग नहीं है, यानी कि भाषा ऐसी यूज कर दी है कि जो एग्जाम नहीं है जो पढ़ रहा है उसे वो कंफ्यूज हो गया है ना, वो अफेक्ट करता है बोथ डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन में, है ना, कि डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन को प्रभावित कर देता है ना, कि अगर भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे टेस्ट पेपर या आइटम हमारा जो क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था, है ना, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि हाई अचीवर लो अचीवर में, है ना। रिलेवेंस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, यानी कि आइटम जो है हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उसको उसके साथ अलाइन ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन, है ना, तो पुअर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी यानी कि एक्सट्रीमली हाई हो गया या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया, तो इससे क्या होगा कि अक्सर क्या होगा लो डिस्क्रिमिनेशन पावर होगी, है ना। टाइप ऑफ आइटम्स यानी कि हमारा आइटम्स कैसे, जैसे एमसीक्यू है, ट्रू बेस है, या मैचिंग टाइप है, जो कि मे बी डेफर हो सकता है स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक से। अब बात करते हैं एग्जाम रिलेटेड कौन से फैक्टर हो गए, होमोजेनिटी ऑफ ग्रुप्स, यानी कि इफ ऑल एग्जाम हैव अ सिमिलर एबिलिटी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो होगी वो लो चली जाएगी। टेस्ट विटनेस क्या था, वाइसनेस यानी कि स्टूडेंट एबिलिटी टू गेस क्वेश्चन, बच्चा जो है गेस कर रहा है क्वेश्चन, कैन बी अफेक्ट रिजल्ट यानी कि रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, इसीलिए कि बच्चा जो है गेस ना कर पाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा ना, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो क्या होगा कि गैस करके बच्चे अगर नहीं भी आता और गैस कर रहा है तो गैस करने के बाद अगर उसका क्वेश्चन हो आ गया तो क्या होगा, रिजल्ट इफेक्ट होगा, है ना। अब बात करते हैं मोटिवेशन एंड फैटिगी, कि लो मोटिवेशन है बच्चे का, मतलब जब एग्जाम दे रहा था तो उस टाइम पे बहुत लो मोटिवेटेड था या फिर मतलब थका हुआ था, तो इससे क्या होगा उसका जो आउटकम होगा वो भी कम कहते हैं प्रभावित होगा, है ना। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग फैक्टर्स। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इंस्ट्रक्शंस देना, है ना, तो यानी कि पुअरली एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन थे जो कि लीड कर सकते हैं मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं आइटम्स को, है ना, कि इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना, कि मतलब अच्छा जैसे छोटी क्लास में देखा भी होगा कि हाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि, तो अगर अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं तो जो आइटम्स के जो इंटरप्रिटेशन है यानी कि मिस इंटरप्रिटेट हो जाएगा। इसके बाद स्कोरिंग एरर यानी कि मिस्टेक हो गई क्या था चेक करने में, है ना, कि इफेक्ट तो अगर यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज में हमने गलती कर दी है तो अफेक्ट करेगा हमें स्टैटिक्स को। उसके साथ साथ गैसिंग फैक्टर्स, गैसिंग फैक्टर्स की बात करें तो जो है हमारा पर्टिकुलरली कहाँ पे गैस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम से भी हम गैसिंग इंक्रीज हो जाता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिफिकल्टी वैल्यू इनएक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिकल सैम्पलिंग फैक्टर्स, यानी कि कहते साइज ऑफ सैंपल, अगर स्मॉल साइज है तो मे गिव अनस्टेबल डिफिकल्ट एंड डिस्क्रिमिनेटिंग कहते हैं इंडेक्स। बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड, ये कहते हैं हाउ हाई एंड लो ग्रुप्स कहते आर रिलेटेड, यानी अफेक्ट करते हैं रिजल्ट्स को, है ना। डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स यानी कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में लीड टू मिसलीड द इंटरप्रिटेशन। नाउ एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि लीड करता है वैलिड एंड रिलायबल टेस्ट को, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वीक एंड टीचिंग एरियाज को, इम्प्रूव करता है ये ऐसे इम्प्रूव करता है यानी कि फीडबैक प्रोवाइड करता है लर्नर को, और ये इंश्योर करता है फेयरनेस इन असेसमेंट। तो यहाँ पे हमने यूनिट 4 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फटाफट से आपके लिए यूनिट नंबर 5 लेकर आती हूँ, और इतने इस वीडियो को देखिए, जल्दी से मिलते हैं शाम तक 5th यूनिट के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।